हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फ्रॉम बेसिक्स। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, हालांकि आप कंप्यूटर रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मैन मेड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर में जो भी कुछ स्टोर होता है वो मेमोरी के रूप में होता है। मेमोरी होती है कंप्यूटर की, स्टोरेज होती है। मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, स्टोरेज एंड मेमोरी, वो आप उसको देख सकते हैं। आपको सब पता चल जाएगा कंप्यूटर में क्या मेमोरी होती है, कितनी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, वो सब आपको उसमें पता चल जाएगा। तो मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूँगा। देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है, खुद से काम नहीं करता, यानी कि स्वचालित नहीं होता। आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं तब कंप्यूटर काम करता है। हाँ, कुछ कंप्यूटर होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन वो ऑटोमेशन करने के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डेटा लेता है इनपुट डिवाइस से। इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है? मान लो मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मैं जो जो डालूंगा वो है मेरा इनपुट। मैं पानी डालूंगा, दूध डालूंगा, पत्ती डालूंगा, ये सब है इनपुट, यानी जो अंदर जा रहा है। और चाय जो बन के बाहर आ रही है वो है मेरा आउटपुट। यानी कि एक होता है इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा देता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर आप मेरे हाथ के ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो वो इनपुट है। इनपुट मतलब मेरे हाथ से संदेश जाएगा दिमाग के पास, फिर दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और मेरे हाथ को संदेश देगा कि हाथ तुरंत हटा लो वरना जल जाओगे, और मैं जो तुरंत हाथ हटाऊंगा वो है आउटपुट। तो जो इनपुट इंफॉर्मेशन जाती है उसकी वजह से क्या निर्णय लिया जाता है वो होता है आउटपुट। और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है। मान लो मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता हूँ, तो वो टाइप कंप्यूटर कर रहा है। तो मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो है इनपुट, यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह मैं मान लो कंप्यूटर में कमांड देता हूँ कि भाई पन्ना प्रिंट करो, तो कंप्यूटर पेज को प्रिंट करेगा। तो यानी कि मैंने कमांड दी प्रिंट की, वो इनपुट है। और मैंने मान लो कीबोर्ड के ऊपर दबाया कंट्रोल प्लस पी, और आप जानते हैं शॉर्टकट, अगर मैं कंट्रोल प्लस पी दबाता हूँ मतलब ये प्रिंट कमांड है। तो ये इनपुट है मेरा जो मैंने कीबोर्ड से दिया। कंप्यूटर अब प्रिंटर को आदेश देगा कि तुम प्रिंट करो। तो कंप्यूटर ने इस इंफॉर्मेशन को पहले प्रोसेस किया, इसे देखा कि इंफॉर्मेशन ठीक है, सही कमांड दिया, तो कंप्यूटर उस पर आउटपुट करेगा। और आउटपुट क्या है कि प्रिंटर पन्ने को प्रिंट करेगा, यानी जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है और फिर आउटपुट डिवाइस पे डेटा को डिस्प्ले करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, उसको आदेश देता है। तो ये होता है इनपुट और आउटपुट। दूसरी बात, कंप्यूटर जो होता है, आप ये इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये हार्डवेयर है कि ये सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर वो हिस्सा है कंप्यूटर का जिसे मैं अपने हाथों से छू सकता हूँ। तो मैं माउस को भी अपने हाथ से छू सकता हूँ, कीबोर्ड को भी छू सकता हूँ, इन सब चीज़ों को छू सकता हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन को भी छू सकता हूँ। ये सारे के सारे हैं हार्डवेयर। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे कंप्यूटर में ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं डेस्कटॉप, DESKTOP। और मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर अगर ये कोई आइकॉन है, क्या मैं इसे अपने हाथ से छू सकता हूँ? नहीं। मैं इस पे माउस से डबल क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा और काम करेगा। ये एक गेम भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वेब ब्राउज़र भी हो सकता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर हो गया। इसी तरह जिस कंप्यूटर की चीज़ को मैं अपने हाथ से ना छू सकूं वो है सॉफ्टवेयर। अब एक बात आपको याद रखनी है, इस डेफिनेशन में आप ये मत सोचने लग जाना कि भाई CPU के अंदर जो तारे हैं मैं उन्हें अपने हाथ से नहीं छू सकता क्योंकि उन्हें बाहर से ढका हुआ है। ऐसा नहीं। अगर मेरे मेरे को अगर आप ये कंप्यूटर का ढांचा खोल दें तो मैं उन्हें अपने हाथ से छू सकूंगा, लेकिन जो ये आइकॉन है अगर मैं कंप्यूटर को ओपन भी कर दूं तो भी मैं इसे अपने हाथ से नहीं छू सकूंगा। हाथ से छूने का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर की बहुत एक अंदरूनी प्रोग्रामेबल चीज़ है जिसको हाथ से छुआ ही नहीं जा सकता। चाहे मैं कंप्यूटर को बिल्कुल उसके ढांचे में तब्दील कर दूं, कंप्यूटर के सारे पुर्जे खोल दूं, तब भी मैं उसको हाथ से नहीं छू सकता। उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर क्या क्या करता है, कंप्यूटर हम क्यों यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? स्पीड होती है कंप्यूटर में। अब इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये बेसिक्स हैं एकदम। कंप्यूटर में अच्छी स्पीड होती है। कंप्यूटर अगर मैं सेम काम खुद कैलकुलेशन करने बैठूँ तो बहुत टाइम लगेगा, कंप्यूटर उसे चुटकियों में कर देगा।
कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है। कंप्यूटर में अगर आप मान लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हो और उसमें कोई कैलकुलेशन करते हो तो वो काफ़ी अच्छी रिजल्ट देगा, उसमें आपको ये परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आंसर गलत है। और कंप्यूटर में अगर आप इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत आएगा। मान लो मैंने कंट्रोल पी कमांड नहीं दी, उसकी बजाय कंट्रोल जेड दे दी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कंट्रोल जेड तो अंडू का होता है, अंडू के लिए होता है कंट्रोल जेड, यानी कि जो मैंने काम किया है उसको वापस लेने के लिए होता है अंडू यानी कंट्रोल जेड। तो मैं अगर गलत कमांड दूंगा तो गलत आउटपुट आएगा। इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर आप कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही निकालोगे, अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, इन शॉर्ट गीगो, इसे कहा जाता है गीगो। तो जो भी बताता चलूँ ये आप नोट करते जाइए, ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म कंप्यूटर की काफ़ी पूछी जाती है। कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेबिलिटी है, आप मूवीज़ वगैरह कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट डेटा कंप्यूटर में डाल सकते हो। ऑटोमेटिक है कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा कोई इसमें एक बार कमांड दे दी जाए तो कंप्यूटर अपना टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, स्वचालित होता है। डिलीजेंस, कंप्यूटर में कोई एरर नहीं आते, कंप्यूटर में एटलीस्ट कोई बहुत बड़े एरर नहीं आते, अगर काम है तो उसमें एक गारंटी रहेगी एक्यूरेसी की। वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर बहुत तरह की चीज़ें कर सकता है, इसको बोलते हैं वर्सेटिलिटी। और इकोनॉमिकल, एक बार पैसा जरूर लगता है कंप्यूटर खरीदने में, लेकिन आप देखेंगे कि लंबे समय में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, इकोनॉमिकल है। तो ये है कंप्यूटर के कुछ फ़ायदे। कंप्यूटर के कुछ नुकसान भी हैं, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है, यानी नो IQ, कंप्यूटर का IQ 0 है एकदम। लेकिन आजकल वैसे कुछ ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आ गया है। हालांकि अभी ये बहुत जल्दी है इस पे बात करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले कंप्यूटर किस तरह के होंगे, उनमें कितना दिमाग होगा, ये सब हम सोच के अपना दिमाग ख़राब नहीं करेंगे एटलीस्ट। तो कंप्यूटर के पास हम यही मान के चलते हैं कि अपना दिमाग नहीं है, कंप्यूटर किसी व्यक्ति की जगह नहीं ले सकता, किसी व्यक्ति विशेष की जगह नहीं ले सकता। दूसरा, डिपेंडेंसी, जैसा मैंने बताया कंप्यूटर में आपको कमांड देने पड़ते हैं तभी तो कंप्यूटर काम करेगा, यानी कि कंप्यूटर निर्भर है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। और दूसरा, कंप्यूटर के पास इमोशंस नहीं होते, कभी आप ऐसा कंप्यूटर नहीं देखोगे जो रो रहा है या हंस रहा है। तो ये कुछ लिमिटेशन है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि आज से 50 साल बाद ऐसे कंप्यूटर भी होंगे, जो 50 ही क्यों बल्कि 10 साल बाद, जिनमें फीलिंग होगी, इमोशंस होंगे। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट, कंप्यूटर कहाँ से आया, क्या हुआ। तो जो ये इतना टाइम बीता उनमें कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था। अगर आप भारत ही देखें तो भारत में कंप्यूटर कब आए? भारत में कोई भी कंप्यूटर इस सदी में नहीं आया, और पिछली सदी में भी बहुत कम कंप्यूटर आए थे। लैपटॉप तो पिछली सदी में बिल्कुल ही नहीं आए। तो कहने का मतलब, अभी पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट हुई है वो धीरे धीरे हुई है। कभी पहले कैलकुलेटर आया, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया, धीरे धीरे वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और फिर कंप्यूटर बना। तो ये जो टाइम है इसे दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक है मैकेनिकल ईरा, ईरा मतलब होता है बहुत लंबा समय, मैकेनिकल ईरा, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ईरा। मैकेनिकल ईरा क्या था? मैकेनिकल ईरा के अंदर जो मशीन्स थी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करती थी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि जमा करना, जोड़ करना, घटाना, सब्ट्रैक्शन करना, गुना करना या भाग करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो ये सब करती थी मशीन्स। और जैसे सबसे पहली थी अबाकस। अबाकस डिस्कवर हुआ था 16वीं सदी के अंदर, चाइना के अंदर। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसके अंदर बीड्स थे, और बीड्स होते हैं जैसे माला जपते हैं उसी तरह से इसमें बीड्स थे, और वो बीड्स वगैरह से ये कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह संभव था, उसको बोलते थे एबेकस। फिर आया नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स इन्वेंट किया जॉन नेपियर ने 1617 में। ये हम थोड़ा सा इतिहास देख रहे हैं, कई बार एक आधा कोई क्वेश्चन टपक जाए यहाँ से तो आ सकता है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। कंप्यूटर के नंबर मेरे ख्याल से कटने नहीं चाहिए, और सब्जेक्ट्स में स्कोर करना थोड़ा सा कठिन है, कंप्यूटर में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जॉन नेपियर ने 1617 के अंदर डिस्कवर किया था नेपियर्स बोन। ये एक 3D स्ट्रक्चर था, 3 डायमेंशनल, और इसमें जो नंबर्स थे वो 0 से 9 तक थे सिर्फ। फिर आया पास्कलिन। पास्कलिन को बनाया ब्लेज पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने, और ये बिल्कुल वही सब काम करता था। इसमें 2 सेट थे जिसमें 6 डायल थे और काउंटर व्हील थे जो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, जो दशमलव होता है उसको भी रिप्रेजेंट करते थे पास्कलिन के अंदर। ब्लेज पास्कल ने इसको डिस्कवर किया था। फिर आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन डिस्कवर किया सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने। अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आंसर है चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछे भाई कंप्यूटर का किसने आविष्कार किया, आप आंसर मार्क करोगे चार्ल्स बेबेज।
हालांकि ये पूर्ण तरह सत्य नहीं है, लेकिन आपके लेवल तक आप मार्क करोगे चार्ल्स बेबेज। तो उसके बाद ये इसने कंस्ट्रक्ट किया डेसिमल काउंटिंग व्हील, और इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 1000 नंबर तक, और इसमें जो एक नंबर था वो 50 डिजिट का को 50 डिजिट थे उसके अंदर, ईच नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 50 डिजिट्स। फिर एक टैबुलेटिंग मशीन आई। टैबुलेटिंग मशीन यानी कि जो जोड़ भाग करने की, गिनने की मशीन आई। इसको इन्वेंट किया 1880 के अंदर हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ, इसके अंदर पंच्ड कार्ड थे जिनमें छेद थे और राउंड होल्स थे। तो जो छेद थे वो राउंड थे, और ये एक कार्ड एक बार में पढ़ पाता था ये मशीन। फिर आया मार्क वन। ये डिस्कवर किया हावर्ड आकिन ने 1944 में। ये जो बनाया गया वो IBM कंपनी की मदद से बनाया गया। ये IBM कंपनी वही IT कंपनी है जो आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इसका साल का जो रेवेन्यू है वो $120 बिलियन के आसपास है। और ये डेसिमल काउंटर व्हील थे इसके अंदर, और मेन मेमोरी के लिए, और इसमें भी पंच पेपर टेप थी जो यूज़ किए जाते थे। बस आप नाम याद रख लो और साइंटिस्ट का नाम याद रख लो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरा। ये एडवांस इरा है जो बाद में आई, जब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनने लगी। तो जैसे आप देख रहे हैं पहली मैकेनिकल इरा। मैकेनिकल इरा मतलब मैं आपको 4 पत्थर दूं, आप उन्हें जोड़ोगे, या 4 बीड्स दूं, 50 बीड दूं। तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे ये डिवाइस, सारे मैकेनिकल थे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरा की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक इरा में सबसे पहले आया ENIAC, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने, और साइंटिस्ट थे 2, एक था जॉन मॉकली और दूसरा था जे प्रेस्पर एकर्ट। तो इन्होंने इस मशीन को यूज़ किया मौसम की जानकारी के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, और अपने साइंटिफिक पर्पजेज़ के लिए। दूसरा आया EDVAC, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मशीन जो थी ये बेस थी स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट पे, और इसको सबसे पहले पब्लिश किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। इसने काम करना स्टार्ट किया 1951 के अंदर, और ये साइंटिफिक कैलकुलेशन आसानी से कर लेता था। फिर आया यूनिवैक, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको सबसे पहले इसका आविष्कार किया एकल्ट ने और JW मॉकली ने। JW मॉकली ये वही मॉकली हैं जिन्होंने ENIAC का भी आविष्कार किया था। इसमें मैग्नेटिक टेप थे जो इनपुट और आउटपुट का काम करते थे। तो इसको इतना, ये जो कंप्यूटर वगैरह बनने लगे, इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इनको बोलते हैं कंप्यूटर के 5 जनरेशन, 5 पीढ़ी कंप्यूटर की। ये आप डायग्राम में बड़ी आसानी से देख सकते हो कौन कौन से कंप्यूटर आए, एडवांस होते गए। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो ये कंप्यूटर देखते हैं इनमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर के 5 जनरेशन्स। सबसे पहला जनरेशन था कंप्यूटर का 1940 से 1956। आई रिपीट, 1940 से 1956 इसको कहा जाता है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी सर्किटरी के लिए, और मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे मेमोरी के लिए। मैग्नेटिक जो टेप थे, मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे मेमोरी के लिए जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज थी, और सर्किट के लिए यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब। और ये पूरा का इतने बड़े होते थे कि पूरा का पूरा कमरा ले लेते थे। और ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये मशीन लैंग्वेज पर निर्भर करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे, बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे, इनसे बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती थी, और इस गर्मी की वजह से कई बार कंप्यूटर फूक जाता था, कई बार कंप्यूटर ख़राब हो जाता था, जल जाता था। और इसीलिए इन बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में नहीं रखना पड़ता था। उस वक्त कोई AC वगैरह भी नहीं होते थे। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे कई बार तो पूरी बिल्डिंग जितने बड़े होते थे। तो ये बहुत बड़े बड़े कमरों में रखे जाते थे, जो एक मंजिला इमारत है उतने बड़े भी कई बार होते थे। तो इनके एग्जाम्पल हैं जैसे यूनिवैक मैं आपको बता चुका हूँ इसकी फुल फॉर्म, और ENIAC। ये सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। जब कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई तब ये थे यूनिवैक और ENIAC। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। ये पूरा कमरा भर गया है इस कंप्यूटर से, ये इतना बड़ा है। ये भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंप्यूटर है। ये आदमी से भी लंबा है, ये आदमी यहाँ तक है, ये कंप्यूटर यहाँ तक है। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती थी। मेन इसमें आपको याद रखना है एक तो वैक्यूम ट्यूब, और दूसरा आपको याद रखना है मैग्नेटिक ड्रम। चलिए अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की 1956 से 1963 तक, 1956 से 1963 तक। भाई इनके अंदर वैक्यूम जो ट्यूब थी वो यूज़ नहीं होती थी। अब वैक्यूम ट्यूब सिर्फ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होती थी, और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किसने किया? ट्रांजिस्टर। यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आ गए ट्रांजिस्टर। तो ये थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज थी वो अब उतनी यूज़ नहीं होती थी। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। अब बाइनरी मशीन लैंग्वेज की जगह सिम्बॉलिक लैंग्वेज यूज़ होने लगी,
और जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी डेवलप हो गई। तो जो सबसे अर्ली लैंग्वेजेस थी, सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, उनके नाम है कोबोल और फोर्ट्रैन। यानी जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थी वो कोबोल और फोर्ट्रैन यूज़ करते थे। और ये पहले कंप्यूटर थे जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर पाते थे अपनी मेमोरी के अंदर। यानी हर बार नई इंस्ट्रक्शन सेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन इनकी जो मेमोरी थी इनकी याददाश्त में स्टोर हो जाते थे। ये है एग्जाम्पल सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। बहुत ही पुराना तरह का कंप्यूटर है, बहुत ही दकियानूसी कंप्यूटर है। इसमें फंक्शनलिटी बहुत लिमिटेड है, लैंग्वेज लिमिटेड है, इनका भी साइज़ काफ़ी बड़ा है रिलेटिवली। चलिए अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। ये 1964 से 1971 तक हुए। इन कंप्यूटर में जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो था, ये था सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये थी कि इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ सबसे पहले। और सबसे बड़ा जो फीचर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते थे सेकेंड जनरेशन में, इसके अंदर हमने सेमीकंडक्टर यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं ये कई धातुओं के बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बनते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन के बनते हैं, जर्मेनियम के बनते हैं, बोरोन के बनते हैं, कैडमियम के बनते हैं, CADMIUM, ये कुछ सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर होते हैं जो ना तो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं मेटल, और इंसुलेटर होते हैं नॉन मेटल। कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो जाता है और इंसुलेटर के अंदर से करंट पास नहीं होता है। तो ये उनकी बीच के होते हैं सेमीकंडक्टर, ये आपको याद रखना है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, कैडमियम, ये सब सेमीकंडक्टर हैं। तो इसमें सिलिकॉन के बनते थे, चिप्स जो बनते थे अंदर कंप्यूटर में वो सिलिकॉन के बनते थे। ट्रांजिस्टर अब यूज़ उतने नहीं होते थे। दूसरी बात, जो पंच्ड कार्ड थे और प्रिंट आउट्स थे, उनकी बजाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर आ गया और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, यानी जो बाहरी ढांचा है, उसमें और जो कंप्यूटर को चला रहा है उसके बीच में एक रिश्ता स्थापित करता है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब हो गए। तो पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया? ऑपरेटिंग सिस्टम आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, और कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब यूज़ करने लगे हम। सो इसका फ़ायदा ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमें परमिट करता है कि एनेबल करता है हमें कि हम बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ खोल सकते हैं। कंप्यूटर में आज भी जैसे आप कंप्यूटर खोलते हैं तो आप 50 चीज़ें एक साथ खोल सकते हैं। आपके बैकग्राउंड में कोई गेम चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, इधर आप इंटरनेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल सकती हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये काफ़ी इम्प्रूव्ड कंप्यूटर लग रहा है देखने से ही। तो ये सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, ये बिल्कुल नए कंप्यूटर जैसा है, आधुनिक कंप्यूटर जो हैं उनके जैसा ही है। चलिए अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेके अब तक चल रहे हैं, 1971 से प्रेजेंट तक। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, अब तो आप कोई भी कंप्यूटर देख ही सकते हैं, वो सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। सो इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसको लेके आया, और इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, बहुत सारे, और ये सारे एक ही सिलिकॉन चिप के ऊपर बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो इंटेल 4004 चिप था ये डेवलप हुआ था 1971 में। ये जितने भी कंप्यूटर थे उनमें ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। और इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU भी होता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, और मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंट्रोल होते हैं, ये सारे एक ही चिप के अंदर होते हैं। अलग अलग चिप की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों चिप कंप्यूटर के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। CPU, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, मेमोरी, ये सब एक ही सिंगल चिप में होते हैं, बहुत सारे चिप्स की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आ गया, GUI, माउस, हैंड हेल्ड डिवाइसेज यानी हार्डवेयर वगैरह जो हम एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं, ये सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के हिस्से रहे। सो ये जो आप यूज़ कर रहे हैं आजकल, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं, ये वो चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर काम करेंगे। अब ये इतना कंसेप्ट अभी डेवलप ही हो रहा है, उतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जैसे वॉइस रिकग्निशन, यानी कंप्यूटर हमारी आवाज़ पहचान लेता है। जैसे आपने एप्पल का सुना होगा सॉफ्टवेयर एक सीरी, वो सीरी भी आवाज़ के उस पर काम करता है। तो आजकल कंप्यूटर में वॉइस रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन, ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और सुपर कंडक्टर आ रहे हैं।
तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में एक रियलिटी हो जाएगी। और 5th जनरेशन जो कंप्यूटर है वो हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है, यानी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये मेरी नेचुरल लैंग्वेज है, मेरे को कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर भी काम करेंगे। तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज इनपुट पे काम करेंगे और ये लर्निंग, ये जो कंप्यूटर हैं ये लर्निंग कर पाएंगे जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग कर सकता है। और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना खुद का जो काम है वो खुद कर पाएंगे, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कर पाएंगे। तो ये कुछ फंक्शनलिटीज़ होंगी 5th जनरेशन कंप्यूटर की। तो ये जो थोड़ा तो आज भी अवेलेबल है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और लेकिन फ्यूचर के कंप्यूटर है ये 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में कुछ इंप्रूवमेंट होंगे। ये अगेन कुछ ढांचे हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे दिखें ये। सो अगर मैं इसको समअप करूं एक उसमें टेबल के अंदर, तो 1st जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड, ये ईयर आप छोड़ दीजिए, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप ये देख लीजिए बस। जैसे 1st जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब थे मेन। 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए। 3rd वाले में मैग्नेटिक टेप जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी वो आ गए। 4th वाले के अंदर जो सेमीकंडक्टर थे, मैग्नेटिक टेप विद फ्लॉपी एज पोर्टेबल आ गया। और 4th जनरेशन के अंदर जो 1975 से इसमें लिखा है 1988, हालांकि ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे जो अलग अलग बुक्स हैं या वो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग वैल्यूज़ देती हैं। और 5th जनरेशन के अंदर जो लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क आ गई और ये सब चीज़ें आ गई। इनमें जो सिस्टम के नाम है वो भी हैं, जैसे IBM, पेंटिनम, परम, ये सब 5th जनरेशन है। और एप्पल II, वैक्स, क्रे 4th जनरेशन। IBM के CDC, PDP ये सब 3rd जनरेशन। हनीवेल CDC, IBM 7030 ये है 2nd जनरेशन। और ENIC, EDBAC, TBM ये सब है 1st जनरेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इस पर क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन इस पर यह आता है कि भाई 1st जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, आंसर है वैक्यूम ट्यूब। मैं आपको सिर्फ एक एक वर्ड बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। 1st जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, 2nd जनरेशन ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन में आपको याद रखना है 3rd जनरेशन में क्या था, तो आप याद रख सकते हैं 3rd जनरेशन इज, इसको एक ही वर्ड आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये वर्ड आपसे पूछेंगे एग्जाम में, इंटीग्रेटेड सर्किट कहाँ था, इंटीग्रेटेड सर्किट कहाँ था, इंटीग्रेटेड सर्किट था 3rd जनरेशन। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं IC, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और 4th जनरेशन अगर आपसे पूछें, बस एक एक शब्द याद रखना है, 1st जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, 2nd जनरेशन ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th जनरेशन में सिर्फ एक वर्ड याद रख लो, माइक्रो प्रोसेसर, बस। और 5th जनरेशन में एक वर्ड याद रख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स इट। अगर आपको इतना भी याद है तो आप क्वेश्चन कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कुछ और तरह के भी होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर। अब ये सुपर कंप्यूटर है, ये आप देख सकते हैं, ये इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि ये इतना डेटा ले सकते हैं कि जिसकी हद नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोचिए यूट्यूब, ये यूट्यूब पे मेरा चैनल है, मैंने ही कम से कम 50-60 GB का डेटा डाल रखा है। आप ये सोचिए यूट्यूब पे हर रोज़ कितना GB का डेटा आता होगा, तो वो डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ रखेंगे यूट्यूब वाले उसे। हर सेकंड इतने टेराबाइट के वीडियोस अपलोड होते हैं, तो वो डेटा कौन संभालेगा, वो संभालेगा सुपर कंप्यूटर। चलिए सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ बताता हूँ। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें। ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। डिजिटल और एनालॉग दो तरह के कंप्यूटर होते हैं। इनमें बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो पर सेकंड, BIPS जैसे बोलते हैं, मतलब असंख्य, मतलब खरबों खरबों इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो हर सेकंड में। ये कंप्यूटर बहुत स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत सारी कैलकुलेशन, आप मतलब जो ह्यूमन मतलब जो कैपेबिलिटी है उनसे परे, आदमी की क्षमता से परे इतना ज़्यादा कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा ये डेटा ले सकते हैं। और ये सुपर कंप्यूटर जो होता है इसमें जो कैलकुलेशन करने की, कंप्यूटिंग करने की जो कैपेसिटी है वो 40,000 माइक्रो कंप्यूटर के इक्वल होती है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये जो हम घर में आजकल यूज़ करते हैं नॉर्मल कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर है। तो 40,000 कंप्यूटर के बराबर होता है एक सुपर कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, मतलब एक एक कंप्यूटर कई 100 करोड़ का आता है, बहुत महंगे होते हैं। 15 से 20 मिलियन डॉलर का एक कंप्यूटर आता है। 15-20 मिलियन डॉलर आप समझते हैं, 1 मिलियन डॉलर होता है 6.5 करोड़। अगर मैं डॉलर की वैल्यू 65 रुपये लूँ तो 6.5 करोड़ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग हो जाएगा मतलब लगभग 130 करोड़ के आसपास, 130 करोड़ रुपए का एक कंप्यूटर। इसीलिए ये जो बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूज़ करती हैं सुपर कंप्यूटर, जैसे नासा है या जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जो सीक्रेट डेटा और बहुत बड़े बड़े डेटा जो लेने होते हैं। डिफेंस है, वेपन्स हैं, वेदर फॉरकास्टिंग है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, न्यूक्लियर रिसर्च इनमें यूज़ होते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल्ड रूम होना चाहिए। बहुत गर्मी होती है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ठंडे कमरे के अंदर रखे जाते हैं ये। तो इनका एग्जाम्पल है NEC 500, Cray XMP24 एट्सेट्रा। दूसरे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? ये भी बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनमें हाई प्रोसेसिंग पावर होती है। और ये डिज़ाइन होते हैं बहुत बड़े डेटा को संभालने के लिए, बहुत लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए होते हैं। अगेन ये बहुत बड़े होते हैं, इनमें जो 1000 स्क्वायर फीट एरिया में एक कंप्यूटर रखा जाता है और बहुत ज़्यादा टर्मिनल होते हैं इनके अंदर। तो ये भी अगेन बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एयरलाइंस, रेलवेज एट्सेट्रा। तो इनके एग्जाम्पल हैं जैसे IBM 1401, ICL 39, साइबर 170। IBM 1401 ये पहला कंप्यूटर था जो नेपाल में आया था। अगले हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर सबसे पहले 1960 के अंदर रिलीज़ हुए थे। मिनी इसका नाम इसलिए बहुत छोटे होते हैं और इनका जो प्राइस है वो भी कम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले। और इनकी जो क्षमता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच की है। माइक्रो कंप्यूटर वो है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, तो इनके बीच की क्षमता है इनकी, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच की। इसीलिए हमें माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, माइक्रो कंप्यूटर को इसलिए हम बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर। और इसमें जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी तरह जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके मुकाबले ये ज़्यादा डेटा हैंडल कर सकते हैं। यानी कि इसकी क्षमता अगेन माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच की है। तो ये 50 टर्मिनल तक सपोर्ट कर सकते हैं और 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए इसमें कंप्यूटर को। जो छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़, ये सब इसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है प्राइम 9755, HCL, CDC 1700 एट्सेट्रा। फिर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं डेली घरों के अंदर। माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो प्रोसेसर, आप CPU वगैरह तो समझते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कम पैसे का आता है, लो कॉस्ट कंप्यूटर है, स्मॉल है, इसमें स्पेस भी लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ये नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता। तो इसके अंदर CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एक ही चिप होती है। ये हम ऑफिस, हाउस वगैरह, स्टोर, छोटे यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जैसे मैं ये कंप्यूटर बता रहा हूँ वैसे वैसे क्षमता कम होती जाएगी। तो एग्जाम्पल है इसके, जैसे हम IBM PC लेते हैं, एप्पल का कंप्यूटर लेते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर हैं। और ये दो तरह के हो सकते हैं, नॉन पोर्टेबल और पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जिसको हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और नॉन पोर्टेबल है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते। तो जो नॉन पोर्टेबल होते हैं, जिन्हें हम कैरी नहीं कर सकते, वो होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। जैसे जो आपके घर पे होता है, जिसमें CPU होता है बहुत बड़ा, उसको आप उठा के ले जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह। और जो पोर्टेबल होते हैं, जिन्हें हम ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें आते हैं लैपटॉप को आप ले जा सकते हैं, नोटबुक, जो ये टैबलेट वगैरह होते हैं, टेबल PC ये हो गया, या पाम टॉप हो गया, पाम टॉप भी एक चीज़ होती है, या फिर PDA को बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, फुल फॉर्म इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो ये हो गए, ये वाले कंप्यूटर हैं नॉन पोर्टेबल, आप इनको ले जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह। और ये हो गए पोर्टेबल, आप इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, ये पाम टॉप है, ये वाला जो ये है, ये पाम टॉप है। अब कंप्यूटर को एक तरह से और हम क्लासीफाई कर सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं। वो है कंप्यूटर के अंदर किस तरह का चलन है कंप्यूटर का, किस तरह का ऑपरेशन है, किस तरह का ऑपरेटिंग सिद्धांत है, उस पर हम इसको बांट सकते हैं। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरी होती हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इससे पहले मैं आपको मैंने बताया था कंप्यूटर के एक वीडियो के अंदर कि भाई एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क होता है। आप नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन का वीडियो देखना ना भूलें। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन का वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा ये समझने के अंदर। आपको जब पता होगा कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क है, तो आप एनालॉग और कंप्यूटर में जो डिफरेंसेस हैं डिजिटल में, वो भी आसानी से जान पाएंगे। और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है एनालॉग कंप्यूटर की, लेकिन इसमें जो इनपुट डेटा है, सबसे पहले तो इनपुट डेटा है, इसमें वो नंबर नहीं होता। इसके अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और टेम्परेचर। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनपुट डेटा नंबर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन होती है,
ये आप समझ जाएंगे अगर आपने वीडियो देखा है नेटवर्क वाला, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था जो एनालॉग सिग्नल होता है वो हमेशा लगातार होता है ऐसे, और जो डिजिटल होता है वो डिस्क्रीट होता है, यहाँ होगा फिर इतने एरिया में नहीं होगा, फिर यहाँ होगा फिर यहाँ होगा। और डिजिटल जो सिग्नल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एनालॉग वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये फ़र्क है एनालॉग डेटा में और डिजिटल डेटा के अंदर। सो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें जो इनपुट डेटा है वो नंबर नहीं होता। ये कुछ एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग के आप वो देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे ये भी एक एनालॉग सिग्नल है, ये पेट्रोल वाला, या ये भी एनालॉग है, ये भी एनालॉग है। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये भी जो भी हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं घरों में, सब डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं विच प्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज, द कंप्यूटर विच प्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ सिंबल और नंबर। कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी जगह होते हैं सिंबल या नंबर्स, और ये डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन नहीं होता, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब गैप में। ये डिजिटल सिग्नल है तो पहले ये एक पैकेट ऑफ डेटा है, फिर ये कुछ स्थान पे नहीं होगा, फिर एक होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा, यानी ये आइसोलेटेड है, लगातार नहीं है। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन होता है। डिजिटल कंप्यूटर, द इनपुट डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है वो नंबर के रूप में जाती है, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्योंकि इन्फॉर्मेशन नंबर के रूप में जाती है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो एक्यूरेसी हमें चाहिए कंप्यूटर के अंदर, इसलिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो ये कुछ डिजिटल डेटा है, आप देख सकते हैं, ये डिजिटली रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पिछले वाले में तो सुई थी, जहाँ सुई हो जाती है वो एनालॉग हो जाता है, और ये डिजिटल है, जैसे 3.61। ये अगर ये घड़ी बना दूंगा मैं तो घड़ी हो गई एनालॉग, जिसमें मिनट हैंड, आवर हैंड ये सब होगा। अगर टाइम ऐसे लिखा हुआ आ रहा है तो ये डिजिटल डेटा है। एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड के अंदर दोनों होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब जो एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब जो मिक्सचर होता है, इसके अंदर एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर भी होता है। हाइब्रिड का एडवांटेज क्या है, एनालॉग की स्पीड मिल गई और डिजिटल की एक्यूरेसी मिल गई। एनालॉग किसके लिए जाना जाता है, स्पीड के लिए, और डिजिटल क्यों जाना जाता है, अपनी एक्यूरेसी के लिए। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, गलतियाँ कम होती हैं। तो दोनों को मिला दो तो बन गया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये कुछ हाइब्रिड कंप्यूटर आप देख सकते हो, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। जैसे गाड़ी के अंदर भी कंप्यूटर लगते हैं जो गाड़ी की स्पीड बताते हैं, जीपीएस बताते हैं। जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो आपको रास्ता बताता है। तो ये सब हो गए, ये माइक्रो ओवन वगैरह में लग सकते हैं, या ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर लग सकते हैं। ये बहुत सारी अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, रिटन एज वेल एज नंबर्स, दोनों तरह की, या एनालॉग सिग्नल भी इनमें होते हैं। जैसे अब ये वाला है, इसमें ये एनालॉग सिग्नल चल रहा है, ये जो हार्ट का चल रहा है यहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल है, और ये लिखा हुआ आ रहा है ये डिजिटल है। तो दोनों तरह का है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का ही ज़माना है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।